In the last video lecture, I discussed about three-phase 120-degree mode voltage source inverter. In this lecture, I am going to discuss about current source inverter. So first we will see the basics of current source inverter. That means the basic concept behind designing current source inverter. Then we will discuss working principle of current source inverter. That means with the help of a circuit diagram, we'll see how current source inverter works, and we'll also derive the expressions for RMS value, RMS voltage and RMS current of current source inverter, and then we'll discuss the advantages and disadvantages of current source inverter, and then we'll discuss introduction to series inverters. That means at last, after completing current source inverter, we'll see how the series inverters work, and after series inverter we'll also discuss some of the points about resonant converters. So let's start with basics of current source inverter. So let us see. In the case of voltage source inverter, we are taking a DC source Vs. You are taking a DC source Vs. अब आप क्या करते हो, यहां से आपने इन्वर्टर का सर्किट बनाया. You construct an inverter circuit and then you are applying this voltage to the load. You are applying this voltage to the load. तो अब आप यहां पर क्या देखते हो, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के केस में आप किसी भी प्रकार का लोड लगाइए, R लगाइए, L लगाइए, C लगाइए, मोटर ले आइए, वहां से कोई और बड़ी बड़ी मशीनें ले आइए, किसी प्रकार की का कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड आप उठाकर ले आइए, जो भी लोड आपके पास है लगा दो, वहां पर हीटर लगा दो, गीजर लगा दो, जो लगाना है लगा दो. आपको क्या मिलेगा, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज का एक फिक्स्ड वेव फॉर्म मिलेगा. आपको आउटपुट वोल्टेज का फिक्स्ड वेव फॉर्म मिलेगा. किस केस में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में. आपका करंट का बहुत अलग अलग तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा. क्यों? क्योंकि वोल्टेज को फिक्स कर दोगे, करंट क्या होगा, V बाय जेड होता है. तो करंट अब वोल्टेज के जेड के कारण करंट चेंज होगा. करंट हर एक लोड का अलग अलग मिलेगा, वो आपने देखा भी था, लेकिन वोल्टेज सारे लोड का क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. तो इसको कहा जाता था वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जो कि एक फिक्स्ड वोल्टेज यानी कि एक फिक्स्ड शेप का वोल्टेज दे. फिक्स्ड वोल्टेज तो कहना गलत है, क्योंकि आप वेरिएबल यानी एसी वोल्टेज ले रहे हो, लेकिन उसका वेवफॉर्म का शेप फिक्स हो, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया जाए. यहां +10 होगा, नीचे -10 होगा, फिक्स कर दिया जाए. ये रहा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर. अब बात आ रही है कि क्यों ना एक ऐसा इन्वर्टर बनाया जाए कि जिसमें क्या हो कि कोई भी लोड आप लगाएं, उस लोड के अक्रॉस करंट का वेवफॉर्म फिक्स रहेगा. बात समझ में आ रही है? आपने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बनाया जिसमें कि वोल्टेज का वेवफॉर्म फिक्स रहता है. उसी तरह से दूसरा एक इन्वर्टर बनाइए जो कि क्या करेगा, किसी भी प्रकार का लोड लगाए, वो क्या करेगा, लोड के अक्रॉस करंट, लोड से जो करंट फ्लो करेगा, वो करंट क्या होगा, आप यहां पर कोई भी लोड लगा दो, यहां पर करंट का वेवफॉर्म फिक्स होना चाहिए. यहां पर करंट का वेवफॉर्म फिक्स होना चाहिए. और जब करंट का वेवफॉर्म फिक्स रहेगा तो फिर क्या होगा, आप चूंकि जेड को चेंज करोगे, वोल्टेज का वेवफॉर्म चेंज होगा. यहां पर वोल्टेज का वेवफॉर्म चेंज होगा. तो बात समझ में आ गई, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है. यानी कि ये क्या करता है, करंट सोर्स इन्वर्टर एक फिक्स्ड वेवफॉर्म करंट का प्रोवाइड करेगा, और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या करेगा, वो फिक्स्ड वेवफॉर्म वोल्टेज का प्रोवाइड करेगा. यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. चलिए अब हम लोग करंट सोर्स इन्वर्टर को डिजाइन करते हैं. लेट अस डिजाइन करंट सोर्स इन्वर्टर. भाई करंट सोर्स इन्वर्टर को कैसे डिजाइन करोगे? देखो करंट सोर्स इन्वर्टर को कैसे डिजाइन किया जाए. हम जानते हैं कि किसी भी डिवाइस का करंट कैसे कांस्टेंट करते हैं. आप करंट को कैसे फिक्स करोगे, आप क्या करते हो, इंडक्टर लगाते हो. एक लार्ज इंडक्टर आप कहीं पर लगा दिए, तो वो इंडक्टर क्या करेगा, वो करंट को फिक्स करेगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन द केस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर हम लोग क्या करते हैं, वी कनेक्ट ए लार्ज इंडक्टर इन सीरीज विथ the DC source. We connect a large inductor in series with the DC source. बात समझ में आ गई आपको?
अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से मान लेते हैं हम सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर बनाना है। आपका सर्किट वही रहेगा सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर का। हम यहां पर देखिए सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सर्किट आपका वही रहेगा, बस आपने स्टार्टिंग में क्या किया, आपने एक लार्ज इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया सोर्स वोल्टेज के साथ। समझ गए? यहां देखिए 4 थायरिस्टर्स ले रहे हैं और यहां पर डायोड की जरूरत नहीं है। ये भी आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसका एडवांटेज है। यहां पर फीडबैक डायोड की जरूरत नहीं है, तो हम फीडबैक डायोड नहीं लेंगे। वी वांट टेक फीडबैक डायोड। दिस थायरिस्टर्स आर T1, T2, दिस इज T3, दिस इज T4। और यहां पर क्या करेंगे, हम एक लोड लगाएंगे। विल कनेक्ट ए लोड। हम लोग यहां पर एक लोड को लगा दिए। अब देखिए यहां से चलेगा। अब देखिए क्या होता है, चूंकि एक लार्ज इंडक्टर है, सिंस द इंडक्टेंस इज वेरी लार्ज, तो यहां पर किसी प्रकार का भी कोई चेंज आएगा, ये क्या करेगा, यहां से कांस्टेंट करंट IS डिलीवर करेगा। ये कांस्टेंट करंट IS डिलीवर करेगा, किसी प्रकार का कोई भी बदलाव आए उससे कोई मतलब नहीं है। इट विल डिलीवर कांस्टेंट करंट IS। समझ गए? तो जब ये कांस्टेंट करंट IS आपको डिलीवर करता रहेगा यहां से, तो यानी क्या होगा, इसके थ्रू अब क्या देखोगे आप, इस लोड के थ्रू आप देखोगे कि जब आप T1 और T2 को ऑन करोगे, जब आप T1 और T2 को ऑन करोगे, T3 T4 हमारा इस समय ऑफ रहेगा, T3 T4 ऑफ रहेगा। आप क्या देखेंगे, यहां से करंट इस तरह से चलेगा, ये वोल्टेज देगा प्लस माइनस V0 और यहां से करंट मान लेते हैं I0। तो व्हेन T1 T2 विल बी ऑन, आप क्या देखोगे, यहां से कांस्टेंट करंट गया और यहां से वापस चला गया। तो यहां पर क्या होगा, I0 विल बी इक्वल टू IS, देन I0 विल बी इक्वल टू IS। समझ गए बात? अब दूसरा मोड देखिए। सेकेंड मोड आप क्या करेंगे, T3 और T4 को ट्रिगर करेंगे। T3 और T4 को आपने ऑन कर दिया। तो जब आप T3 और T4 को ऑन किए, T1 और T2 को आपने ऑफ कर दिया, अब क्या होगा, ये करंट तो कहेगा मुझे तो ऐसे निकलना है। यहां क्या होगा, ये पाथ बंद हो जाएगा, इसके लिए ये पाथ चालू होगा और दूसरा पाथ चालू होगा। यहां से जब ये पाथ स्टार्ट होगा तो ये करंट क्या होगा, मैं लो डायग्राम फिर से बना देता हूं। आप लोग कभी कभी ये भी कहते होंगे कि सर थोड़ा डायग्राम बनाने में कुछ कंजूसी करते हैं, ऐसा लगता है आप लोगों को क्या? अगर ऐसा है तो चलिए मैं एक फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं। एक इसके लिए एक मैं स्पेशल डायग्राम फिर से मैंने बना दिया। अब देखो ये IS करंट चला, ये क्या होगा, इधर से आएगा। अब यहां पर IS करंट इधर से फ्लो करेगा। I0 का डायरेक्शन क्या लिए थे, ठीक अपोजिट लिए थे, लेफ्ट टू राइट आपने डायरेक्शन I0 का लिया था। तो I0 विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहां से क्या होगा, I0 विल बी इक्वल टू माइनस IS, I0 विल बी इक्वल टू माइनस IS। समझ गए? I0 विल बी इक्वल टू माइनस IS और V0 का भी आपका यही डायरेक्शन रेफरेंस डायरेक्शन था। क्लियर? नाउ लेट अस ड्रॉ द वेवफॉर्म। अब कहोगे सर यहां पर फीडबैक डायोड का यूज क्यों नहीं किया गया, यहां पर फीडबैक डायोड हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि लोड तो कोई भी हो सकता है। लोड कैन बी रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, RL, RC, RLC, किसी प्रकार का कोई लोड हो सकता है। फिर भी हम यहां पर फीडबैक डायोड नहीं लिए हैं इसके एंटी पैरेलल में। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण है, फीडबैक डायोड हम किस लिए लेते थे? फीडबैक डायोड लेते थे कि हमारे पास यहां का इंडक्टेंस 0 था। क्लियर? यहां लोड अगर हमारा इंडक्टिव लोड होता था तो इंडक्टिव लोड का नेचर क्या था? इंडक्टिव लोड का नेचर था कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, इंडक्टिव लोड का नेचर था कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इंडक्टर क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में कुछ देर के लिए और करंट कंडक्ट करेगा। तो उसी डायरेक्शन में कुछ देर के लिए और कंडक्ट करेगा स्विच ऑफ होने के बाद। यानी क्या करते थे हम लोग, फीडबैक डायोड लगा रखे थे। हम लोगों ने फीडबैक डायोड लगाया था और फीडबैक डायोड के थ्रू करंट वापस चला जाता था सोर्स को। समझ में आ गई बात? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कह रहा है कि तुम कितना भी बड़ा लोड ले आओ, यहां पर कितना भी बड़ा लोड ले आओ, ठीक है, यहां कोई भी लोड आप ले लो, यहां पर इस लोड का बाप बैठा है, यहां पर इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने ऐसा सोर्स डिजाइन किया है कि जो कि कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा।
जब ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा तो ये लोड कहेगा अच्छा, ये लोड बोलेगा मेरे पास इंडक्टर है, ये कहेगा अच्छा तुम्हारे पास इंडक्टर है, मैं देखो तुम्हें क्या करता हूं, मेरा जो ये करंट है 10 एम्पियर का, ये करंट में या तो इधर से फ्लो करवाऊंगा या फिर जैसे इसको आप टर्न ऑन करोगे मैं इधर से फ्लो करा दूंगा। समझ गए बात? यानी कि यहां पर ये सुपीरियर है, अब यहां पर ये सुपीरियर है, तो जब यहां पर ये सुपीरियर है तो क्या होता है, अब इसके अनुसार ही लोड को चलना पड़ेगा, चाहे कोई भी लोड ले आओ। समझ गए? इसलिए यहां पर अब इसके अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अभी तक मोदी जी गुजरात में थे, अभी तक मोदी जी गुजरात में थे, ये गुजरात था और ये क्या है, इंडिया। अब मोदी जी दिल्ली आ चुके हैं, तो यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, अब ये गुजरात का दूसरा जो सीएम रहेगा ये क्या करेगा, ये सब मोदी जी के अनुसार ही चलना पड़ेगा। समझ गए बात को? इसलिए यहां पर अब कोई दूसरा भी आ जाएगा, ये मोदी जी कहेंगे, मैं हूं यहां पर सेंटर में हूं और फिर मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। समझ गए? तो देखिए अब यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर मैं अब वेवफॉर्म्स बना रहा हूं, वेवफॉर्म को ड्रॉ कर रहा हूं और देखिए इस वेवफॉर्म को कैसे बनता है। तो पहला वेवफॉर्म क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर पहला वेवफॉर्म आई नॉट का बनाना पड़ेगा, आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट अगर हम आई नॉट बनाएं, देखिए ये एक्सिस ओमेगा टी का एक्सिस है, तो आप क्या देखेंगे, व्हेन T1 and T2 are conducting, current will be plus Is, when T3 and T4 are conducting, current will be minus Is। यहां पर देखिए करंट है प्लस Is, यहां पर करंट है माइनस Is, हियर T1 T2, यहां पर क्या होगा T3 T4, यहां पर होगा T1 T2। समझ गए बात? यहां पर होगा माइनस Is, यहां होगा प्लस Is। अब जब आई नोट करंट हम बना लिए हैं, अगली बारी किसकी है, अगली बारी है हमारे पास नेक्स्ट, हमें क्या करना है, अब हमें आउटपुट वोल्टेज का भी वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, क्योंकि जब आप पहला वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर डिस्कस करते थे वहां पर आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म पहले मिलता था, उसके रिस्पेक्टिव आप करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करते थे। तो देखिए अगर ये रेजिस्टिव लोड होता, इफ दिस वाज ए रेजिस्टिव लोड, तो यहां पर क्या मिलता, R इंटू IS करके सेम वोल्टेज वेवफॉर्म मिल जाता। लेकिन हम रेजिस्टिव लोड की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसकी बात करोगे, हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटिव लोड है, हम बात कर रहे हैं कैपेसिटिव लोड है। एक कैपेसिटिव लोड है, V नोट बनाना है, कैपेसिटिव लोड। तो जब ये कैपेसिटिव लोड रहेगा, जब ये कैपेसिटिव लोड रहेगा तो देखिए कैपेसिटिव लोड में वोल्टेज क्या होता है, कैपेसिटर, अगर मान लीजिए कैपेसिटर आपने लगाया और यहां से करंट, कांस्टेंट करंट Is अगर आप फ्लो करा रहे हो, तो यहां पर वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज विल बी इक्वल टू 1 बाय सी इंटू आई डी टी, वोल्टेज विल बी इक्वल टू 1 बाय सी इंटू आई डी टी। तो यहां पर वोल्टेज 1 बाय सी इंटू आई डी टी है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो यहां से टी के क्या होगा, यहां से आई डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई इंटू टी, यहां से इंटीग्रेशन होगा आई इंटू टी। तो जब ये आई इंटू टी आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, यानी कि और एक फेज डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। देखो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, फेज डिफरेंस आएगा। तो जब फेज डिफरेंस आएगा तो आपको कुछ वेवफॉर्म इस तरह का मिलेगा, यहां पर आउटपुट वोल्टेज इस तरह का मिलेगा। क्लियर? फिर जाकर आप सेकेंड साइकिल में देखेंगे माइनस Is हो चुका है। माइनस Is का मतलब क्या होगा भाई, कैपेसिटर का वोल्टेज जब रिड्यूस हुआ था, पहले इंक्रीज हुआ, कैपेसिटर हुआ चार्जिंग, अब कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो भाई कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, यहां पर ये मिला वोल्टेज। तीसरा पार्ट फिर से ऐसा मिलेगा, ये देखो कम मिल रहा है, ये मैंने प्योर कैपेसिटिव लोड के लिए बनाया है, ये मैंने प्योर कैपेसिटिव लोड के लिए बनाया है। तो फॉर प्योर कैपेसिटिव लोड यू आर गेटिंग ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन द केस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर। अब मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, नोट करा रहा हूं, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, ये दोनों में आपको यूजफुल होगा, ये आपको दोनों चीजों में यूजफुल होगा। वो कैसे होगा, देखिए सारे एग्जामिनेशंस में यूजफुल होगा, और मैं इस डायग्राम को पहले भी बतलाया था एक बार, अगर आपको ध्यान हो तो नोट करिए इन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, आपको नोट करना है पहला इन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में क्या होता है,
वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में क्या आपने देखा था, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आपने देखा था कि अगर वहां पर प्योर इंडक्टिव लोड ले रहे थे, अगर वहां पर आप प्योर इंडक्टिव लोड ले रहे थे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, वहां पर आपको करंट का वेवफॉर्म क्या मिला था, ट्रायंगुलर। वहां पर आउटपुट करंट का वेवफॉर्म ट्रायंगुलर मिला था। इन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इफ load is purely inductive, if load is purely inductive, if load is purely inductive, then the waveform of current, then the waveform of output current, then the waveform of output current will be ट्रायंगुलर, विल बी ट्रायंगुलर। आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे एग्जाम में और आपका सही कौन सा होगा, ट्रायंगुलर। आप लोग कौन सा लगाओगे ज्यादा, एक तो लगाओगे जो इन्वर्टर पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में, जिसने इन्वर्टर पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में वो क्या लगा कर आएगा, साइनसॉइडल, वो लगाएगा साइनसॉइडल। जो इन्वर्टर पढ़ा है वो लगाएगा आपका स्क्वायर वेव, और जो ठीक से पढ़ा है, आज वाला लेक्चर अटेंड किया वो लगाएगा ट्रायंगुलर। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट दूसरा है इन करंट सोर्स इन्वर्टर, CSI, करंट सोर्स इन्वर्टर, इफ यहां बतलाया जा रहा है इफ लोड इज प्योरली कैपेसिटिव, इफ लोड इज प्योरली कैपेसिटिव, then the waveform of output current, then the waveform of output voltage, यहां पर क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, यहां पर आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, वहां आउटपुट करंट था। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट करंट था, करंट सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज था। आउटपुट वोल्टेज विल बी ट्रायंगुलर, then the nature of आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म विल बी ट्रायंगुलर। तो ये दोनों चीज आपको पता चल गया, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग आरएमएस वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे यहां से करंट के लिए, और आरएमएस वोल्टेज का लिखने के बाद हार्मोनिक एनालिसिस करते हैं। क्योंकि आप किसी कन्वर्टर को पढ़ते हो वहां पर हार्मोनिक एनालिसिस आपको करना ही है, तो यहां पर हम लोग इसकी हार्मोनिक एनालिसिस करते हैं और वहां से देखते हैं कि क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। तो देखिए, अगर हम आरएमएस वैल्यू लिखे, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, IS, I नॉट आरएमएस, ये किसके बराबर है, IS के बराबर। क्लियर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब दूसरा क्या करते हैं, हार्मोनिक एनालिसिस, हार्मोनिक एनालिसिस। चलिए मार्कर बदल लेते हैं, हार्मोनिक एनालिसिस। तो हार्मोनिक एनालिसिस अगर करें तो यहां पर किसका हार्मोनिक इक्वेशन लिखेंगे, करंट का लिखेंगे। तो करंट अगर हम I नॉट लिखें, इफ यू राइट करंट I नॉट, तो करंट I नॉट क्या होगा, सिग्मा n इक्वल टू 135, ऐसे ही होगा करंट I नॉट अप टू इंफिनिटी। ये देखिए क्वासी वेव है, तो यहां पर क्या होगा, 4 ऊपर का लिमिट है, IS है तो इसलिए 4IS बाय n पाई साइन n ओमेगा टी, साइन n ओमेगा टी। फ्रॉम हियर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आरएमएस क्या हो जाएगा, I नॉट एंड आरएमएस, ये क्या हो जाएगा 2√2 IS डिवाइडेड बाय पाई। n इक्वल टू 1 पुट करिए, जो लोग पहला लेक्चर देख रहे हैं n इक्वल टू 1 पुट करिए, और चूंकि आरएमएस निकालना है तो पीक में √2 से डिवाइड करेंगे, 2√2 IS डिवाइडेड बाय पाई। तो यहां से G की वैल्यू क्या होगी, I नॉट, ये फंडामेंटल हुआ, I नॉट 1 डिवाइडेड बाय I नॉट R, I नॉट 1 2√2 IS बाय पाई है, I नॉट R क्या है, I नॉट R हमारा IS है, तो यहां से क्या मिलेगा 2√2 डिवाइडेड बाय पाई। तो यहां से जब ऐसा मिला है G, तो यहां से टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, √1/G² - 1। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट THD इक्वल टू 48.3%, you will get THD equal to 48.3%. You will get THD equal to total harmonic distortion equal to 48.3%. समझ में आ गई बात यहां तक, क्लियर। अब देखिए,
अब देखिए हमें कोई कह रहा है कि लोड है, इफ RLC लोड इज देयर, RLC लोड इज देयर। अगर हमें RLC लोड एक कनेक्ट किया गया है इस इन्वर्टर में, तो आउटपुट करंट तो हमारा फिक्स है। तो जब आउटपुट करंट फिक्स है तो आउटपुट वोल्टेज हम क्या लिखेंगे, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा I0 इंटू ZN। ZN को आप क्या लिखते हो, ZN को आप क्या लिखते हो, ZN को आप लिखोगे ZN एट द एंगल phi n, ZN एट द एंगल phi n। तो यहां से क्या होगा, इंटू ZN इंटू IN phi n लिखेंगे। n इक्वल टू 135 अप टू इंफिनिटी 4is डिवाइडेड बाय n पार इंटू ZN का मॉड हो जाएगा इंटू साइन। अब देखो यहां पर n ओमेगा टी यानी इसका एंगल 0 है और उसका एंगल क्या होगा phi n, इसका एंगल क्या होगा इंपीडेंस का phi n, तो प्लस phi n कर दें, ये हो जाएगा प्लस phi n, V0 हो गया प्लस phi n। अब यहीं पर बात करते हैं कि इफ लोड इज प्योरली कैपेसिटिव, इफ लोड इज प्योरली कैपेसिटिव, तो प्योरली कैपेसिटिव में ZN क्या होता है, इफ लोड इज प्योरली कैपेसिटिव, यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऊपर में देखिए इस पार्ट को मिटा रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं इफ लोड इज प्योरली कैपेसिटिव। तो देखिए क्या होता है प्योरली कैपेसिटिव, इफ लोड इज प्योरली कैपेसिटिव, तो प्योरली कैपेसिटिव लोड होने से क्या होगा, प्योरली कैपेसिटिव होने से ZN का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 अपॉन XC, 1 अपॉन XC, ठीक है। तो 1 अपॉन XC मतलब ये 1 अपॉन n ओमेगा C, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन n ओमेगा C। तो जब ZN 1 n ओमेगा C हो गया तो यहां से V0 क्या लिखोगे, V0 n, तो V0 n जो आपको लिखा जाएगा, ये देखो 1 बाय n है, इंटू इसके जगह क्या लिखोगे 1 बाय n ओमेगा C, दैट मींस V0 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, V0 n विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब प्योर इंडक्टिव आपने लिया था, वहां पर आपको मिला था I0 n वाज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये आपको दोनों डिफरेंसेस मिल गए और यहां से क्या आपको जानना है, यहां से आप लिखोगे ये क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिलेगा आपको ट्रेंगुलर, वोल्टेज आपको ट्रेंगुलर मिलेगा जो आपने देख चुका है, क्लियर। अब देखिए यहां पर एक पार्ट में और लिखूंगा, एक पार्ट क्या लिखूंगा कि यहां पर देखिए इनपुट वोल्टेज कितना सप्लाई किया गया इंडक्टर का, ये फिक्स अभी नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इंडक्टेंस इन सारे चीजों पर डिपेंड करेगा। जैसे कि पिछले केस में इनपुट करंट नहीं फिक्स था, यहां पर अब क्या होगा, इनपुट वोल्टेज फिक्स नहीं होगा। यहां पर इनपुट करंट तो IS आपने फिक्स कर दिया, लेकिन इनपुट वोल्टेज आप फिक्स नहीं कर पा रहे। तो इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होगा, इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होगा, इसको मैं ले रहा हूं V in, इनपुट वोल्टेज। तो V in का जब आप वेवफॉर्म देखेंगे, इफ यू सी द वेवफॉर्म ऑफ V in, आपको वेवफॉर्म कुछ इस तरह से मिलेगा, यहां ऐसे मिला V in V0 के बराबर मिलेगा। यहां से देखिए यहां पर यही था लोड, ये आपका V in है, ये आपका V in है, प्लस माइनस V in। तो ये V in क्या मिलेगा, यहां देखिए प्लस माइनस V0 इस तरह से मिल रहा है, यहां से प्लस माइनस V0 इस तरह से मिल रहा है, Vn विल बी इक्वल टू V0, Vn विल बी इक्वल टू V0। लेकिन सेकेंड साइकिल में क्या हो रहा है, सेकेंड साइकिल में हमारा V0 ही रिवर्स हो गया है। जब हमारा सेकेंड साइकिल में V0 रिवर्स हो गया तो Vin क्या होगा, Vin होगा हमारा V0, Vin विल बी माइनस V0, Vin विल बी माइनस V0। तो माइनस V0 का मतलब इसका ठीक अपोजिट, अपोजिट करोगे क्या होगा, ये प्लस, यानी ये माइनस से स्टार्ट होगा, ये यहां पर माइनस से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, वेवफॉर्म माइनस से स्टार्ट हुआ। तो आपको कुछ इस तरह का वेवफॉर्म मिल रहा है इनपुट वोल्टेज का। जब इनपुट वोल्टेज का इस तरह का वेवफॉर्म मिल रहा है, देखिए आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ एक कर्व, फिर दूसरा कर्व यहां से सेम स्टार्ट हुआ, यानी आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड ये है T0, इनपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड ये है हमारा Tin, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, टाइम पीरियड हाफ है। इनपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड का हाफ है।
इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी नॉट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज अगर हमें पूछे तो ये हम लिख सकते हैं 2f0, यानी आउटपुट वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी का डबल, यानी आप कह सकते हैं f0 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इन, f0 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इन। ये रहा हमारा सारे एक्सप्रेशन को हमने डिस्कस कर लिया करंट सोर्स इन्वर्टर का। अब इसके बाद क्या डिस्कस करना है, इसके बाद हमें डिस्कस करना है एडवांटेजेस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर, एडवांटेजेस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी डिस्कस करना है जिसको डिसएडवांटेज में डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या देखा कि करंट सोर्स इन्वर्टर में डायरेक्टली मैंने थायरिस्टर लगाया था, स्विच का सिंबल नहीं देकर मैंने थायरिस्टर एज ए स्विच लगा दिया था, उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। अब यहां पर लिखना है डिसएडवांटेज ऑफ, एडवांटेज पहले डिस्कस करते हैं, किसी की पहले अच्छाइयां जानते हैं और फिर आप उसकी कमियां जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले एडवांटेज देखते हैं या उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। तो पहला लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर, सीएसआई का क्या क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज देखते हैं, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर। पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज आपने देखा कि फीडबैक डायोड्स की जरूरत नहीं है, फीडबैक डायोड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, फीडबैक डायोड्स की जरूरत नहीं है। दूसरा एडवांटेज, इसका कम्यूटेशन सिंपल होता है, इसमें जो आपने स्विच लगाया है यहां पर स्विच का कम्यूटेशन सिंपल होता है, कम्यूटेशन ऑफ स्विचेस आर सिंपल, कम्यूटेशन ऑफ स्विचेस आर सिंपल। तीसरा पॉइंट देखिए, इफ कैपेसिटिव लोड इज देयर, if capacitive load is there, if there is capacitive load, then switches support load कम्यूटेशन। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कैपेसिटिव लोड है तो उस केस में स्विच क्या करता है, लोड कम्यूटेशन सपोर्ट करता है, क्योंकि आरएलसी अंडर डैम्प्ड बन जाएगा, एल ऑलरेडी सोर्स में है तो वहां से हो जाएगा। अब एक मेन एडवांटेज और देखिए, मेन एडवांटेज देखिए कि आपने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में क्या देखा था, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में वहां पर सप्लाई के शॉर्ट होने का भी चांस था, लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां देखिए इंडक्टर लगा रहता है और वोल्टेज लगा रहता है, एक्चुअल सप्लाई क्या है, वोल्टेज है। अब चूंकि एक इंडक्टर जब लगा हुआ है तो इस इंडक्टर के अक्रॉस हमेशा वोल्टेज रहेगा वोल्टेज, जब इसके अक्रॉस हमेशा वोल्टेज रहेगा तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए कम्यूटेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने क्या किया, आपका ये स्विच कंडक्ट किया इस तरह से, दूसरे सर्किट में ये स्विच इस तरह से कंडक्ट करेगा, यानी कि यहां पर इनहेरेंट प्रोटेक्शन है, किसका, शॉर्ट सर्किट ऑफ सप्लाई का, अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट इनहेरेंट प्रोटेक्शन है। इट हैज इनहेरेंट प्रोटेक्शन against the short circuit. It has the inherent protection against the short circuit of supply. क्यों है उसका कारण आप जान चुके हैं। ये सारे एडवांटेजेस हैं करंट सोर्स इन्वर्टर के, क्लियर। अब कहोगे सर जब इतने सारे एडवांटेज हैं तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का क्यों यूज किया जाता है, करंट सोर्स इन्वर्टर का ही हर जगह यूज करें। देखो ऐसा नहीं करना है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों का सेपरेट एप्लीकेशंस है। जहां पर लोड हमें जिस तरह का डिमांड करता है सप्लाई, उस तरह का सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं। आपके घर में कौन सा डिमांड है, वोल्टेज सोर्स, यानी कि वोल्टेज का वेवफॉर्म फिक्स होना चाहिए। आप लोग क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का यूज करोगे। इंडस्ट्रीज में कुछ लोड्स ऐसे होते हैं जिसको चलाने के लिए करंट फिक्स चाहिए, आप वहां पर क्या करोगे, करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज
करोगे, ठीक है, यानी अपने मन से कुछ नहीं कर देना। ये सब हुआ एडवांटेजेस। अब हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट यू हैव टू राइट डिसएडवांटेजेस। अब हमें लिखना है डिसएडवांटेज क्या क्या है, समझ गए। अब लिखते रहना है डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर। तो पहला देखिए डिसएडवांटेज क्या है करंट सोर्स इन्वर्टर का। पहला डिसएडवांटेज क्या है करंट सोर्स इन्वर्टर का। देखिए यहां पर क्या होता है कि चूंकि आपने देख लिया कि इंडक्टर भी लगा हुआ है, सोर्स वोल्टेज भी लगा हुआ है। इंडक्टर सोर्स वोल्टेज उसके थ्रू कांस्टेंट करंट बाहर आ रहा है, उसके थ्रू कांस्टेंट करंट बाहर आ रहा है। तो होता क्या है कि जब स्विच को आप कम्यूटेट करते हो, यानी जब स्विच को कम्यूटेट करते हो उस टाइम में क्या होता है कि उस टाइम में जो लोड होता है, ये लोड क्या करता है कि बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करता है स्विच के अक्रॉस। At the time of commutation, the load applies high reverse voltage across the switch. Hence, the switch required high reverse voltage blocking capability. इसलिए अगर चूंकि हमें पहले से पता है कि वहां से बहुत ही हाई रिवर्स वोल्टेज हमें मिलेगा, तो हम ऐसा स्विच बनाएंगे जिसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी अधिक हो। तो जैसे ही रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, आपके सारे ट्रांजिस्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं। मॉसफेट कहेगा नहीं, बीजेटी नहीं, आईजीबीटी नहीं, तो क्या होगा, थायरिस्टर कहेगा मैं हूं, जितना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना है, जितनी औकात है उतना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दो, मैं उसको विथस्टैंड कर लूंगा। इसलिए थायरिस्टर से ही हमने शो किया था करंट सोर्स इन्वर्टर में, हमने स्विच की जगह थायरिस्टर लगाया। तो इसका डिसएडवांटेज पहला देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज, द लोड अप्लाइज लार्ज रिवर्स वोल्टेज across the switch during commutation. Hence, the switches should have high reverse voltage blocking capability. Reverse voltage blocking capability. Hence, switch should have high capability. Hence, SCR are preferred over IGBTs, MOSFETs, etc. बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, इन सभी चीजों के जगह किसको प्रेफर किया जाता है? इन सभी चीजों के जगह प्रेफर करते हैं हम लोग प्रेफर करते हैं यहां पर थायरिस्टर को। क्लियर। अब दूसरा डिसएडवांटेज देखिए क्या है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। आप देखिए कि आपने थायरिस्टर लगाया था, स्विच, ये रहा आपका लोड, समझ रहे हैं, दिस इज द लोड। ये आपने थायरिस्टर कुछ इस तरह से लगाया था। क्लियर। अब क्या होता है कि चूंकि आपको कम्यूटेशन भी करना है स्विचेस का, कम्यूटेशन के लिए आप क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। यू आर कनेक्टिंग ए कैपेसिटर लाइक दिस फॉर कम्यूटेशन। अब इस कैपेसिटर को अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही लगाकर छोड़ दो, ये लोड क्या करेगा, ये लोड और कैपेसिटर बार बार ही करंट का एक्सचेंज करते रहेगा। अगर आपने एक कैपेसिटर को सिर्फ ऐसे लोड के क्रॉस पैरेलल में लगाकर छोड़ दिया, ये कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होते रहेगा, बार बार लोड को करंट देगा, लोड से करंट लेगा, यही करता रह जाएगा। इन सभी चीजों को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों को रोकने के लिए आपको एक डायोड लगाना पड़ेगा। इस तरह से एक डायोड आपने यहां लगाया, ये डायोड एक आपने यहां लगाया। अब कहोगे कि लोड तुम्हें क्या करेगा, कुछ सप्लाई नहीं करेगा, तुम्हें जो सप्लाई करना है लोड को करो, लोड इज नॉट गोइंग टू सप्लाई यू एनीथिंग।
तो लोड इसको कोई सप्लाई नहीं करेगा। सिमिलरली यहां भी क्या करेगा, यहां भी आपको डायोड इस तरह से लगाइए, यहां भी डायोड आपने इस तरह से लगा दिया। क्लियर? तो ये आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये रहा ब्लॉकिंग डायोड्स कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्लॉकिंग डायोड्स, इसे कहा जाता है ब्लॉकिंग डायोड्स। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, ब्लॉकिंग डायोड्स आर रिक्वायर्ड, ब्लॉकिंग डायोड्स आर रिक्वायर्ड to prevent discharging of commutating कैपेसिटर्स। ठीक है, ये रहा दूसरा डिसएडवांटेज। एक तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, ये लिमिट कर देता है फ्रीक्वेंसी को एफ मैक्स इक्वल टू 1/4 RC। ये क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी को लिमिट कर देता है 1/f max विल बी इक्वल टू 1/4 RC। यानी जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा आउटपुट वोल्टेज का, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिल सकता है, 1/4 इंटू R इंटू C। तो ये तीनों डिसएडवांटेज हैं करंट सोर्स इन्वर्टर के। लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज जिसका जो भी है, लेकिन आपको लोड के अकॉर्डिंगली क्या करना है, आपको लोड के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होता है कि आप वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का यूज करोगे या फिर आप करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज करोगे। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सीरीज इन्वर्टर्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सीरीज इन्वर्टर। तो यहां पर समझते हैं कि सीरीज इन्वर्टर का सर्किट क्या है, सीरीज इन्वर्टर का ऑपरेशन क्या है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीरीज इन्वर्टर। तो सीरीज इन्वर्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं। सीरीज इन्वर्टर, तो इसका सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लें। सबसे पहले क्या बना लें, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है सीरीज इन्वर्टर का, सीरीज इन्वर्टर का अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो देखिए यहां पर सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सप्लाई वोल्टेज Vs, वी आर टेकिंग टू थायरिस्टर्स, one in series, another one in parallel, दूसरा पैरेलल में लेते हैं। इसके बाद हमें एक लोड लगाना है और लोड के साथ साथ कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स लगाना है। यानी कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स का मतलब LC होता है। और जब आप RLC सर्किट आपके पास रहता है तो ये RLC सर्किट क्या करेगा, RLC सर्किट आपका क्या करता है, अगर ये अंडरडैम्प्ड सर्किट हो तो अंडरडैम्प्ड सर्किट क्या करता है, ये कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है, ये कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है स्विच का। दिस इज लोड, दिस इज आउटपुट वोल्टेज V0, दिस इज करंट I0 एंड आउटपुट वोल्टेज V0, दिस इज करंट I0 एंड आउटपुट वोल्टेज V0 T1 और T2। अब इसके वर्किंग और डायग्राम दोनों को हम लोग एक साथ समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड वेवफॉर्म ऑफ दिस वन। तो हम लोग अगर डायरेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म को देखें तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग एट t इक्वल टू 0 T1 को ऑन कर देंगे। पहला मोड क्या है, T1 को हम लोग ऑन कर दिए। फर्स्ट मोड T1 इज ऑन एंड T2 इज ऑफ कोर्स ऑफ। तो जब हम इसको ऑन करेंगे यहां पर ये है, ये क्या होगा RLC तीनों एलिमेंट आएगा। तो जब भाई RLC आएगा तो DC उसे दोगे कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, नहीं, वहां क्या होगा, करंट साइनोसॉइडल करंट यहां पर क्रिएट होगा। आप जानते हैं RLC सर्किट में इस तरह से साइनोसॉइडल करंट क्रिएट होगा, इस तरह से साइनोसॉइडल करंट आपको मिलेगा। अंडरडैम्प्ड RLC सर्किट आपने लिया। ये रहा मोड 1 और यहां पर क्या कंडक्ट किया, यहां पर T1 कंडक्ट कर रहा, यहां पर T1 कंडक्ट कर रहा। अब क्या होता है कि अब हम लोगों को चूंकि यहां पर अल्टरनेटिंग सप्लाई चाहिए, तो अल्टरनेटिंग सप्लाई के लिए आप क्या करोगे, ये RLC एलिमेंट है ही। RLC एलिमेंट क्या करता है, अपना डायरेक्शन का करंट चेंज करने में माहिर होता है, ये यहां से ऐसे डायरेक्शन चेंज कर लेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस T2 को अगर ऑन कर दो, T1 को ऑफ कर दो, तो ये क्या करेगा, अपोजिट करंट इस तरह से फ्लो करवाएगा। ये RLC सर्किट है अंडरडैम्प्ड, ये अपोजिट करंट आपको फ्लो कराएगा। लेकिन हम तुरंत इसको ऑन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने यहां से यहां T1 को ऑन रखा था। भाई T1 को कुछ समय देना पड़ेगा ऑफ रखने के लिए, T1 को कुछ देर के लिए समय देना पड़ेगा कम्यूटेट होने के लिए।
इसलिए हम लोग एक रिजर्व टाइम लेते हैं। ये मोड 2 हुआ, ये मोड 2 में ना T1 ऑन है ना T2 ऑन है। ये क्या हो रहा है कि कम्यूटेट हो रहा है, यानी यहाँ पर कम्यूटेट हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, यहाँ करंट पास नहीं कर रहा है। ये कम्यूटेशन के लिए टाइम प्रोवाइड किया गया है। तो दूसरा मैं लिख रहा हूं मोड 2। मोड 2 में क्या है, T1 और T2 दोनों ही ऑफ है, दोनों ही ऑफ है। यहां ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि फॉर कम्यूटेशन, फॉर प्रॉपर कम्यूटेशन ऑफ T1, फॉर प्रॉपर कम्यूटेशन हम लोग ऐसा किए। अब मोड 3 की बात करते हैं। 3 में हम लोग क्या करेंगे, T2 को ऑन कर देंगे। तो जब आप T2 को ऑन करोगे क्या होगा, रिवर्स में कुछ इस तरह से करंट मिलेगा T2, और फिर से क्या होगा, मोड 4 इस तरह से मिलेगा। ये रहा ओमेगा टी। ये रहा मोड 3। मोड 3 में हमने किसको कंडक्ट कराया, T2 को कंडक्ट कराया, और फिर T2 के लिए भी कुछ टाइम दे दो कम्यूटेशन का। ये सेकेंड और फोर्थ किस लिए दिया गया है, कम्यूटेशन के लिए टाइम दिया गया है। 1 में T1 कंडक्ट हो रहा है, 3 में T2 कंडक्ट हो रहा है। ये मिला आपको इस तरह से आई नॉट करंट, यहां से इस तरह से आई नॉट करंट मिला। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सीरीज इन्वर्टर, दिस इज द वर्किंग ऑफ सीरीज इन्वर्टर। समझ गए। अब देखिए एक रेजोनेंट कन्वर्टर के बारे में मैं बस हल्का सा आपको बतला रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं छोटा सा रेजोनेंट कन्वर्टर के बारे में। रेजोनेंट कन्वर्टर में क्या होता है कि देखिए जो स्विचिंग होता है, स्विचिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं, स्विचिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं, दिखा रहा हूं। अगर हम रेजोनेंट कन्वर्टर की बात करें, रेजोनेंट कन्वर्टर्स, तो रेजोनेंट कन्वर्टर्स में दो तरीके से स्विचिंग की जाती है। पहला स्विचिंग होता है जीरो करंट स्विचिंग, जीरो करंट स्विचिंग, और दूसरा होता है जीरो वोल्टेज स्विचिंग। जीरो करंट स्विचिंग और जीरो वोल्टेज स्विचिंग। ये जीरो करंट स्विचिंग और जीरो वोल्टेज स्विचिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जीरो करंट स्विचिंग और जीरो वोल्टेज, जब जीरो करंट पर आप स्विचिंग करते हैं या जीरो वोल्टेज पर स्विचिंग करते हैं, तो यहां से क्या होता है, पावर लॉस, आपका स्विचिंग पावर लॉस क्या होता है, मिनिमम होता है। स्विचिंग पावर लॉस, स्विचिंग पावर लॉस इज मिनिमम, स्विचिंग पावर लॉस इज मिनिमम, स्विचिंग पावर लॉस यहां पर मिनिमम होता है। तो सीरीज इन्वर्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज इन्वर्टर्स में हम लोग करंट स्विचिंग करते हैं, हम लोग यहां पर जीरो करंट स्विचिंग करते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट सोर्स इन्वर्टर्स, सीरीज इन्वर्टर्स एंड रेजोनेंट कन्वर्टर्स। नाउ इन द नेक्स्ट lecture we'll discuss one of the most important topic of inverters, that is pulse width modulation। यानी कि अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि इन्वर्टर को एक फिक्स वोल्टेज का वेवफॉर्म मिल रहा था। अब हमें चूंकि कुछ ऐसा लोड होगा, वो कहेगा हमें 230 वोल्ट एसी हमेशा नहीं चाहिए, ठीक है, वो कहेगा हमें कुछ ऐसा वेरिएबल एसी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इन्वर्टर के वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने की क्या टेक्निक है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।